Dear students, in this video we will discuss about very important topic, a prism, angle of deviation in prism and prism formula. It is the 3D structure of prism. Prism, it is a transparent medium which is bounded by 5 plane faces. 1, 2, 3, 4 and 5th. And this one is the cross-sectional structure of prism. This one. Now we will discuss by taking this diagram. अब हम लोग देखेंगे कि एक प्रिज्म में से रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है। जब भी कोई लाइट रे प्रिज्म में से पास होगी, 2 बार रिफ्रैक्शन होगा कोई 2 प्लेन फेसेस के थ्रू। जैसे इट इज ए प्रिज्म, एक फेस ये हो गया जिसको मैंने नाम दिया ए बी, थर्ड वन क्या है सी। कोई भी लाइट रे इंसिडेंट हो इस तरीके से इस पॉइंट पर, इस फेस का नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर क्या होगा, ये लाइट रे इंसिडेंट हमने नाम दिया के, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है, मान लीजिए एल, और इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस नेम I1। अब इस कंडीशन में क्या होगा, यहां तो है एयर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, और कैसे एयर, मान लीजिए म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल बाय विच प्रिज्म इज मेड, म्यू। अब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट रे एंटर कर रही है, देयर विल बी रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कहां होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये तो है स्ट्रेट लाइन, अब स्ट्रेट ना जाकर कहां जाएगी, नॉर्मल की तरफ, वो लाइट रे आई इस तरीके से। ये नाम एल दिया था यहां पर, अब यहां पर कर दिया हमने एम। अब इस जो ये पॉइंट है एम, यहां पर क्या होगा, दोबारा से यहां कौन सा मीडियम है, एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इसका 1। अब डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ लाइट जा रही है, और इस पॉइंट पर इस फेस का नॉर्मल क्या होगा, कुछ इस तरीके से, यहां एन मान लो एन डैश। अब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ कोई भी लाइट रे जा रही है, अब इस केस में रिफ्रैक्शन किस साइड होगा, सीधी तो जाएगी नहीं, लेकिन नॉर्मल से अवे, इस तरीके से सीधी जाने के बजाय कहां जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसको नाम दे दिया हमने मान लो एक्स, along mx away from the normal। मान लीजिए अगर ये प्रिज्म ना होता तो लाइट रे कहां जाती, सीधी इस तरीके से, लेकिन प्रिज्म है और लाइट रे लास्ट में कहां जा रही है, ये इस तरीके से। अब जो भी बेंडिंग हुई, ये क्या है, इमरजेंट रे, और ये क्या थी, इंसिडेंट रे। जो इन दोनों के बीच में एंगल बने उसको हम बोलते हैं angle of deviation, which is represented by delta। I1 जो इंसिडेंट रे ने एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया, अब नॉर्मल के साथ पहली रिफ्रैक्टेड रे ये कितना एंगल बनाएगी, मान लीजिए R1, और नॉर्मल के साथ ये रे R2, और ये नॉर्मल इसके साथ I2, ये I1, I2, R1, R2, सभी एंगल्स नॉर्मल के साथ बनेंगे, इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड और अगेन रिफ्रैक्टेड नॉर्मल के साथ। अब हम ये नेमिंग कर देते हैं, ये क्या होगा, मान लीजिए P, दिस वन इज Q। नाउ Q P X, इट इज एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। अब हर किसी रिफ्रैक्शन पर हम एंगल ऑफ डेविएशन की बात करते हैं,
पहले हम लेते हैं एल पॉइंट पर। यहां पर क्या होगा, ये के एल इट इज द इंसिडेंट रे एंड एल एम इट इज द रिफ्रैक्टेड रे। जब इंसिडेंट रे कौन सी थी यहां पर, एल पी इस तरीके से, और हम कह सकते हैं एल क्यू, और रिफ्रैक्टेड रे कौन सी है, एल एम। इनके बीच में मान लो ये कौन सा एंगल होगा, डेल्टा वन, एंगल ऑफ डेविएशन 1। तो डेल्टा वन की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा वन। अगर ये I1 है कंप्लीट, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, I1। अगर इस I1 में से R1 माइनस कर दिया जाए तो क्या बचेगा, डेल्टा वन। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, I1 माइनस R1 विच इज द इक्वेशन 1। सेम पॉइंट M पर देखिए, M पॉइंट पर क्या है, यहां पर भी दोबारा से रिफ्रैक्शन होगा। अब यहां पर जो रे है एल एम, ये इंसिडेंट रे का काम करेगी, और एम एक्स ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये स्ट्रेट लाइन। अब इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच में एंगल क्या होगा, डेल्टा टू। डेल्टा टू की वैल्यू अब क्या होगी, यहां से पूरा ये एंगल कितना है, I2 के इक्वल। तो ये एंगल है R2, तो ये एंगल कितना होगा, अपोजिट एंगल की वजह से ये वैल्यू कितनी होगी, यहां से यहां तक R2। अगर I2 माइनस R2 कर दे तो बचेगा क्या, डेल्टा टू। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, I2 माइनस R2 इक्वेशन 2। अब इस ट्रायंगल को देखिए, ये डेल्टा टू तो ये डेल्टा टू, अपोजिट एंगल की वजह से। यहां पर डेल्टा क्या है, एक्सटीरियर एंगल, ये ट्रायंगल PLM। इस ट्रायंगल में क्या होगा, ये PLM, यहां पर तो है डेल्टा वन, ये है डेल्टा टू, और ये एंगल डेल्टा। एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get delta is equal to I1 minus R1 plus I2 minus R2। यहां से क्या बनेगा, I1 plus I2 minus R1 plus R2। अब देखिए, जो हमारे पास ट्रायंगल है ALM, इसको कंसीडर करते हैं ट्रायंगल ALM। इसमें क्या होगा, ये एंगल जो एंगल A था, एंगल ऑफ प्रिज्म, और ये एंगल थर्ड वन, इन तीनों का सम क्या होगा, 180। तो हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस ये एंगल कौन कितना होगा, ये नॉर्मल था, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, इस तरीके से 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री में से अगर R1 को हम माइनस कर दें तो बचेगा कौन सा, जो हमें चाहिए, ALM प्लस एंगल ALM प्लस एंगल AML इक्वल टू 180। तो हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस ALM 90 माइनस R1 प्लस सेम 90 माइनस R2 विच इज इक्वल टू 180। 90 प्लस 90 180, क्या आएगा यहाँ से, A प्लस 180 माइनस R1 माइनस R2 इक्वल टू 180। 180 कैसे बचा, क्या, A इक्वल टू R1 प्लस R2। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, R1 प्लस R2 की जगह क्या रखोगे, A। तो डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A। It is the angle of deviation. Dear students, now we will discuss about graph between angle of incidence and angle of deviation. From this graph it is clear that it is not symmetric. अगर हम एंगल को, एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते जाएं, और किस तरीके का ग्राफ बनेगा, पहले तो एंगल ऑफ डेविएशन कम होता जाएगा, फिर दोबारा से वहीं इंक्रीज होने लगेगा। वो कैसे, जैसे ये प्रिज्म,
और एंगल ऑफ इंसिडेंस ये, दिस वन इज द नॉर्मल एट दिस फेस ए बी। यहां पर हमने देखा तो मान लो इस तरह का है ग्राफ। इमेजिन एंगल I1 इज 20 डिग्री और हमें एंगल ऑफ डेविएशन मिला मैक्सिमम ये वाला। अगर हम 20 की जगह 25 करेंगे तो थोड़ा डिक्रीज होगा एंगल ऑफ डेविएशन, मान लो इस तरीके से ये, और थोड़ा इंक्रीज करेंगे I1 को, एंगल ऑफ डेविएशन ये। मान लो किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर हमारे पास एंगल आया ये इस तरीके का। अगर हम फर्दर इंक्रीज करेंगे एंगल को तो फिर से एंगल ऑफ डेविएशन दोबारा से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा इस तरीके से। अब ये क्या था कि जब धीरे धीरे इंक्रीज किया तो डेविएशन कम होता गया। किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे आने के बाद, यहाँ फिक्स होने के बाद क्या हुआ, फर्दर इंक्रीज किया तो फिर से इंक्रीज इस तरीके से होने लगा, जो एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन उसका ये होगा। Here we can see there is same angle of deviation at two values of angle of incidence। देखिए अब प्रिज्म फॉर्मूला बनाते हैं इसी से। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन व्हेन डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन बिकम्स मिनिमम, in this case what will happen, I1 is equal to I2। अगर जो हमने पहले डायग्राम बनाया था उसमें I1 और I2 जो इमर्जेंट एंगल है और इंसिडेंट इक्वल हो गए, तो वहां से क्या होगा, R1 is equal to R2। और हमने दो फॉर्मूला बनाए थे, एक डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A, और दूसरा फॉर्मूला क्या था, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। यहाँ इन दोनों वैल्यूज को रखकर निकालते हैं हम प्रिज्म फॉर्मूला। क्या होगा, डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा इज इक्वल टू, मान लो I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू हमने मान लिया I के, और R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, तो क्या आएगा 2I माइनस A। तो यहां से I की वैल्यू क्या आएगी, I इज इक्वल टू, ये हमारे पास डेल्टा मिनिमम है तो A प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइड बाई 2, और यहां से R की वैल्यू क्या आएगी, हम इसको क्या रख सकते हैं, R है तो 2R, तो R इक्वल टू A/2। जो हमारे पास स्नेल्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग म्यू की वैल्यू क्या होती है, म्यू इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। I और R की वैल्यू रखेंगे, क्या आएगी, म्यू इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइड बाई 2 अपॉन साइन R की वैल्यू क्या है, A/2। दिस इज द प्रिज्म फॉर्मूला। डेल्टा मिनिमम, एंगल ऑफ प्रिज्म and refractive index. It is also known as relation between refractive index and angle of minimum deviation.